हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज एक्सरसाइज 6.3 पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल अंतिम एक्सरसाइज है 6.3। इस एक्सरसाइज में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, केवल और केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो एक ही बात है, केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आएगा, ये मानो कि ये एक्सरसाइज आपको नंबर देके ही जाएगी, बिल्कुल पक्का बात। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तब ज्ञात करना होता है जब हमें त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक प्रश्न में दिए जाएंगे। त्रिभुज के यदि तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पहले हमें यह समझना है कि कौन सा फॉर्मूला है जिसके अप्लाई करने से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। पहले हमें उस फॉर्मूले को यहां पर प्रूव करके देखना है, ठीक है। चलो हम यहां पर आपको दिखाते हैं कि यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष ज्ञात हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का कौन सा फॉर्मूला है, यहां देखते हैं। देखो ध्यान दें, आपके पास एक तल को हमने XY प्लेन पर लिख लिया और यहां से एक बिंदु हम कोई इस प्रकार से तीन बना लें कि इनको मिलाने से एक त्रिभुज की रचना हो जाए। तो इस प्रकार से देखो ध्यान दें, यहां पर हम कोई तीन बिंदु लिख देते हैं। ये देखो, एक बिंदु है A, दूसरा बिंदु B और तीसरा बिंदु C, और इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से देखो ये त्रिभुज बन जाएगा। ये पक्की बात है। त्रिभुज अगर देखो ध्यान दें, ध्यान से, और एक बात समझनी है यहां पर, क्या कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष ये हमें ज्ञात होने चाहिए। त्रिभुज का ये पहला शीर्ष है, इसको हम अगर लिख लें x1 y1, दूसरा शीर्ष इसको हम x2 y2 लिख लें, तीसरे शीर्ष को हम x3 y3 लिख लें, तो अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझो। थोड़ी सी इसके फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए हम थोड़ी सी अतिरिक्त रचना करेंगे। देखो ऐसा करते हैं कि त्रिभुज के शीर्षों से इस x अक्ष पर हम लंब डाल दें। ध्यान से समझना है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखो ऐसे हमने क्या किया कि B शीर्ष से इसको मिलाया, या मानी लंब डाल दिया। इसी प्रकार A शीर्ष से भी हमने x अक्ष पर इस प्रकार देखो लंब डाल दिया, इस प्रकार लंब डाल दें। और बिल्कुल इसी प्रकार C शीर्ष से भी हम x अक्ष पर यूं ऐसे देखो लंब डाल दें, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है इतनी बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हमने क्या काम किया कि शीर्षों से x अक्ष पर हमने लंब डाल लिए, इतनी बात, ठीक है। चलो यहां पर देखो A B C, यहां पर इसको हम D और यहां पर E और यहां पर F, ये हमने नंबरिंग कर ली, ठीक है। इसके बाद देखो और समझो, अब अगर हम आपसे ये कहें कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहां पर चित्र के अनुसार देख के बताओ कि कैसे ज्ञात कर सकते हो। इस प्रकार देखो ध्यान से समझना। पहले हमने क्या किया, काम किया कि BFEA, एक ये समलंब आकृति आपको दिखाई दे रही है। BFEA ये आपकी देखो कौन सी आकृति है, समलंब। समलंब का मतलब, समलंब ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसके आमने सामने का एक जोड़ा कम से कम समांतर हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, समलंब कहते हैं। देखो ये भुजा इसके समांतर है, इसका मतलब ये चतुर्भुज आपका समलंब है। क्या है, समलंब है। तो इस समलंब का हम क्षेत्रफल ज्ञात करें। कौन से समलंब का, BFEA का समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिर इसके बाद देखो AEDC, इस वाले समलंब का भी हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और दोनों को जोड़ दें, तो जो आकृति आपकी दिखाई दे रही है पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। फिर इस में से, पूरी आकृति में से अगर BFDC की आकृति को घटा दिया जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। फिर से समझो आप, BFEA इस पूरे समलंब का क्षेत्रफल प्लस AEDC समलंब के क्षेत्रफल को, दोनों को तो जोड़ दें, और फिर इसमें से इस समलंब के क्षेत्रफल को घटा दें। कौन सा समलंब है, BFDC, इस समलंब के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें देखो ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकेंगे, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने देखो क्या क्या काम आपको बताया, यहां लिख देते हैं। यहां देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यदि हम ज्ञात करना चाहें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें, तब हमें क्या क्या करना है,
हमें समलंब BFEA का क्षेत्रफल निकालना होगा। समलंब BFEA इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, का क्षेत्रफल, ठीक है। प्लस ध्यान दें, इसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, फिर इसमें हमें क्या जोड़ना है, AEDC प्लस समलंब AEDC का क्षेत्रफल हमें जोड़ना है, और इसमें से फिर हमें घटाना क्या है, फिर हमें घटाना है BFDC, समलंब BFDC का क्षेत्रफल हमें घटाना है। अगर हम इतना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें अब त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। इतना हमें करना है, पूरा काम कंप्लीट करना है। अब देखो इस समलंब का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करें, फिर इसके बाद इधर का ये समलंब है, इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करें। तो ये इनके लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी भी समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, समांतर भुजाओं को जोड़ देते हैं और उनके बीच की दूरी जो होती है उनका गुणा करते हैं और बटे में 2 लिखते हैं। जैसे एक आपके पास मान लेते हैं कि ये आपका एक समलंब है, तो इसकी समांतर भुजाएं कौन सी हैं, ये और ये, इन दोनों भुजाओं को जोड़ना है। थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये भुजा है A1 और ये भुजा है A2 और इसके बीच की जो दूरी है वो D है। तो इस समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा A1 प्लस A2, मतलब समांतर भुजाओं को जोड़ दें, बीच की दूरी जो है उसका गुणा कर दें और बटे में 2 लिख दें, तो इस समलंब का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार इस समलंब का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो ये भुजा और ये भुजा दोनों भुजाओं को हमें जोड़ना पड़ेगा, और फिर बीच की दूरी जो है, बीच की दूरी कितनी है भाई, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी मतलब ये दूरी FE दूरी, तो FE दूरी का हमें गुणा करना है, फिर बटे में 2 लिखना है, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी समांतर भुजाओं को पहले निकालेंगे, इसके बाद बीच की दूरी निकालेंगे और फिर इसके बाद यहां पर हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यहां से यहां तक ये x2 दूरी है, ध्यान से समझो भाई, ध्यान से, बिल्कुल यहां दिमाग पूरा आना चाहिए। यहां से यहां तक दूरी x2 है और यहां से यहां तक दूरी y2 है, तो इस B बिंदु के जो निर्देशांक हैं x2, y2 हैं, इसका मतलब यहां x2 और ये y2, इतनी बात ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से समझो, ये x1 है, ये x1 y1 है, यहां से यहां तक पूरी दूरी ये x1 है, ध्यान से समझना है, ये पूरी दूरी x1 है, और यहां से यहां तक पूरी दूरी ये y1 है, ये यहां से यहां तक, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान दें, यहां से यहां तक ये पूरी दूरी कितनी है, ये दूरी x3 है, देखो ध्यान दें, ये दूरी कितनी है, यहां से यहां तक x3 और यहां से यहां तक ये y3, इतनी बात तो समझ में आई होगी। इसके बाद देखो और समझो कुछ बात है, आपको यहां से यहां तक ये दूरी y2 पता चल गई, यहां से यहां तक इसकी दूरी मतलब ये पूरी रेखा की लंबाई y1 है, ये भी पता चल गई, CD रेखा की लंबाई y3 है, ये भी पता चल गई। लेकिन अब देखो इन समांतर रेखाओं की बीच की दूरी की बात करें, ये दोनों समांतर रेखा, इनके बीच की दूरी ये हुई, ये कितनी है, तो आपको लिखना है ये x1 है, इसमें से ये x2 घटा दें तो ये दूरी x1 ऋण x2 हो जाएगी, पक्की बात है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x1 माइनस x2। अच्छा भाई और बात बताओ कि यहां से यहां तक ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक ये दूरी कितनी हो जाएगी, पूरी है x3, और x3 में से x1 अगर कम कर दी जाए तो यहां से x3 माइनस x1 ये दूरी हो जाएगी। देखो बोलो कोई समस्या नहीं ना। फिर इसके बाद और एक देखो निकालनी है, अगर इन दोनों रेखाओं की, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है, इसकी और इसकी, तो बताओ यहां से यहां तक ये दूरी कितनी हो जाएगी, देखो समझना है आपको। यहां ये पूरी है x3 और इस x3 में से x1 घटा दी जाए तो ये दूरी निकल आएगी x3 माइनस x1 निकल के आएगी, इतनी बात ठीक है। यहां से F से लेकर के D तक की दूरी FD दूरी होगी x3 माइनस x1, ठीक। अब देखो हमने सारी वैल्यूज यहां निकाल ली हैं, इन सारी वैल्यूज को हमें कहां लिखना है, समलंब के क्षेत्रफल में लिखना है। मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, देखो कैसे ज्ञात करोगे, पहले हमें समलंब BFEA इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
अभी हमने आपको सूत्र बताया समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? बी एफ। कौन सी है? बी एफ। एक समांतर भुजा है बी एफ और एक समांतर भुजा है ए ई। बी एफ के ए ई समांतर भुजा है, तो इन दोनों समांतर भुजाओं को हमें जोड़ना है, ए ई। ठीक है, बी एफ और ए ई दोनों समांतर भुजाओं को जोड़ना है। फिर इसके बाद गुणा करना है बीच की दूरी का। बीच की दूरी है एफ ई। कितनी है? एफ ई। और फिर बटे में 2 लिखना है। भाई इस समलंब का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब आगे वाले समलंब का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? इस वाले समलंब का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो हमें समांतर भुजाओं को जोड़ना है, मतलब ए ई और सी डी को जोड़ना है। तो आपको लिखना है ए ई प्लस सी डी, दोनों का योग कर दें, गुणे बीच की दूरी बताओ कितनी है? देखो ई से डी तक की दूरी, ई डी लिखना है आपको, ई डी लिखना है और बटे में 2 लिखना है। ठीक, समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी बटे 2। अब इस क्षेत्रफल में से हमें इस समलंब के क्षेत्रफल को घटाना है। कौन सा समलंब है? बी एफ ई सी, बी एफ डी सी। बी एफ डी सी का क्षेत्रफल हमें घटाना है। तो यहां से इन दोनों में देखो समांतर भुजाएं हैं ये और ये, मतलब बी एफ और सी डी दोनों को जोड़ना है और गुणा बीच की दूरी। गुणा बीच की दूरी का मतलब एफ से डी तक की दूरी, एफ डी, और बटे में 2 लिखना है। ठीक, इतनी बात ठीक है। अब मेरे ख्याल से इसको हल कर लें तो बस अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करने ही वाले हैं। समझो, बता दो बी एफ कितनी है? बी एफ देखो ध्यान दें, बी एफ है ये बाई 2, आपको लिखना है बाई 2, प्लस ये कितनी है? आपको लिखना है बाई 1, बाई 2 प्लस बाई 1, और बीच की दूरी बताओ कितनी है? x1 माइनस x2। ये बीच की दूरी जो एफ ई है वो कितनी है? x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 है और बटे में 2 लिखना है। ठीक है, चलो प्लस का निशान लगा दो यहां पर। इसके बाद देखो ए ई भुजा क्या है? देखो ध्यान दें, ए ई ये वाली भुजा है ए ई, जिसकी दूरी कितनी है? बाई 1। तो यहां लिख दें बाई 1, प्लस सी डी कितनी है? बाई 3 है, बाई 3 लिख दें, और गुणे बीच की दूरी ई डी देखो ध्यान दें, ई ये है, डी ये है, ई डी कितनी है? x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 है और बटे में हम यहां पर 2 लिख दें। ठीक, अब तीसरा माइनस करके ये देखो तीसरा वाला ये समलंब घटा देना है, इसका क्षेत्रफल हमें घटाना है। तो यहां पर समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? बाई 2 प्लस बाई 3। तो यहां लिखेंगे बाई 2 प्लस बाई 3 इंटू बीच की दूरी यहां से यहां तक पूरी कितनी है? देखो ध्यान दें, ये लिखी है x3 माइनस x1 और बटे में 2 लिख दें। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल एकदम त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। अब देखो 1/2 1/2 1/2 हर तीनों जगह से आपको 1/2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके कॉमन लेने के बाद मेरे ख्याल से हम सीधा आंसर लिख दें। आप कर सकते हो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें करो, इसका इसमें करो, और करने के बाद कॉमन जब लोग मिलेगा तो इस प्रकार से आपका ये व्यंजक बन जाएगा x। यहां देखो इस प्रकार से बन जाएगा x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2, और ये इस प्रकार से पूरा, इस पूरे का हल ये आ जाएगा। मेरे ख्याल से इसको आप हम करके दिखा दें, आप कर सकते हो बड़े आराम से। इसका इसमें गुणा करना, इसके इसमें और इसका इसमें गुणा करना, कुछ पद कट जाएंगे और फिर x1 कॉमन लेना, फिर बाई x2 कॉमन लेना, फिर तीसरे में x3 बाई, है ना, इनमें से हमें कॉमन लेने के बाद इस प्रकार से आपका ये व्यंजक मिल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमें ज्ञात हो जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जबकि तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात होते हैं। पहले शीर्ष के निर्देशांक को x1 बाई 1, दूसरे शीर्ष के निर्देशांक को x2 बाई 2 और तीसरे शीर्ष के निर्देशांक को यदि x3 बाई 3 लिख लिया जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये सीधा सूत्र आपको अप्लाई करना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये है आपका सूत्र। ठीक, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, ये है त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला।
अब देखो, अब इसके और थोड़े से आगे की बात समझ लो, यहीं से थोड़ी सी आगे की बात और समझ लें कि अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ये कहा जाए कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं या नहीं। हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी बता सकते हैं कि तीनों बिंदु संरेख हैं या नहीं। देखो बच्चों, अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं, भाई तीन बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज बनता है, ये पक्की बात है कि ए बी सी तीनों बिंदुओं को जब हमने मिलाया तभी ये त्रिभुज बना। लेकिन अगर ये तीनों बिंदु असंरेख हों तो त्रिभुज बनेगा, यदि ये संरेख हों तो त्रिभुज बनेगा नहीं। तीनों बिंदुओं को भले ही मिला दें, देखो इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, तो त्रिभुज क्या बन गया? बिल्कुल नहीं। देखो, त्रिभुज तभी बन सकता है जब तीनों बिंदु असंरेख हों। त्रिभुज तभी बन सकता है जब तीनों बिंदु असंरेख हों। जब तीनों बिंदु एक रेखा में हों अर्थात संरेख हों, तब त्रिभुज नहीं बनेगा। तो आपको याद रखना है कि अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य निकल के आए, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य निकल के आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों बिंदु संरेख हैं, उससे त्रिभुज की रचना नहीं होगी। इतनी बात ठीक है। हो सकता है कभी प्रश्न में आपसे ये पूछा जाए कि सिद्ध करके दिखाओ कि तीनों बिंदु संरेख हैं, तब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ही सूत्र लगाना है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को, ये वाला सूत्र है जो, उसको अप्लाई करना है और फिर आप देखोगे कि इस पूरे क्षेत्रफल को आप शून्य के बराबर लिखोगे। शून्य के बराबर वैल्यू आएगी। यदि शून्य के बराबर वैल्यू आ जाए तो लिख देंगे कि ये तीनों बिंदु संरेख है। इतनी बात ठीक है। चलो, बस इतनी सी बात है। पूरे एक्सरसाइज के प्रश्न जो हैं वो इसी सूत्र पर आधारित है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और फिर देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का ये जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लें। ठीक, चलिए इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। देखिए, सेवन 7.3 एक्सरसाइज है, इसका पहला क्वेश्चन है। यहां पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। दो प्रश्न हैं यहां पर, पहला प्रश्न हम करेंगे, दूसरा आप करेंगे। यहां पर तीन बिंदु कौन कौन से हैं? एक बिंदु दिया गया है 2,3। यहां पर तीन बिंदुओं में से पहला बिंदु है 2,3, दूसरा बिंदु -1,0 और तीसरा बिंदु है 2,-4 हमें दिया गया है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें यहां दिए गए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर बिंदु ना लिखें बल्कि ऐसा लिख दें, त्रिभुज के शीर्ष लिख दें। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं ये। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ये हैं। तो हमें क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए अभी हमने सूत्र प्रूव करवाया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, ब्रैकेट में आपको लिखना है x1/2 - y3 लिखना है, प्लस x2 y3 - y1 लिखना है, प्लस x3 और यहां पर y1 - y2 लिखना है। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां पर पहले शीर्ष पर हम x1 y1 इसको लिख दें, दूसरे शीर्ष को x2 y2 लिख लें और तीसरे शीर्ष के निर्देशांक x3 y3 अगर लिख लिए जाएं तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? देखो, x1 को हमें 2 लिखना है, y2 - y3, y2 है 0 माइनस y3 है -4, तो ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस x2 को हमें यहां पर देखो -1 दिया गया है, ब्रैकेट में y3 को हमें -4 लिखना है, माइनस y1 को हमें देखो कितना लिखना है? y1 को 3 लिखना है। ठीक है, 3 लिख लें, प्लस x3 की वैल्यू देखो कितनी है? x3 की वैल्यू 2 है, यहां 2 लिख लें, y1 - y1 है 3 माइनस y2 है 0। तो बस इसको हल करोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। 1/2 लिखो। ध्यान दें, कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए इस पर हम ऐसे मॉड भी निशान लगा सकते हैं। मतलब कभी भी ऋणात्मक वैल्यू आए तो उसको भी हमें प्लस में ही लिखना है। ठीक है,
तो 1/2 और यहां पर देखो ध्यान दें 4 का 2 में गुणा 8 हो जाएगा। यहां देखो माइनस का 7, 4 और 3 7, माइनस में 7 है, माइनस के 7 का -1 में जब गुणा करोगे तो प्लस का 7 हो जाएगा और 2 का 3 में गुणा 2 तिया 6। ठीक है, तो इस तरीके से ये 1/2 इनको जोड़ दें तो ये हमारे पास 21 हो जाएगा, है ना। 8 7 15 6 21 लिख दें और 21/2 मतलब 21/2 ही लिखा रहने दें या 10.5 लिख दें, जैसा आप चाहें लिख सकते हैं। आगे हम लिख दें वर्ग इकाई। ठीक है, इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। देखो बिल्कुल एकदम आसान काम है, बिल्कुल एकदम हलवा। एक और देखो प्रोसेस है, अगर आप चाहो तो उसको भी हम यहां पर बता सकते हैं। देखो ध्यान दें, अगर हम दूसरी कोई और विधि बनानी चाहें, दूसरे विधि से यहां पर हम इस प्रश्न को हल करना चाहें, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखो दूसरी सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड देखो यहां पे कैसे करेंगे। दूसरी विधि और बता दें, यहां पर आपको अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए जाएं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक और फॉर्मूला यहां पर देखो बता देते हैं। पहले क्या करना है, 1/2 लिखना है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला याद नहीं करना है, जो हम बता रहे हैं इस वाली प्रोसेस को केवल याद करना है कि किस किस तरीके से सवाल सॉल्व करना है। इसको सार्डिक विधि कहते हैं। क्या करोगे, पहले इस बिंदु को हम ज्यों का त्यों देखो 2,3 है ना, इसको हम एक सार्डिक के रूप में लिखेंगे। पहले 2,3 लिख लें, फिर इसके बाद -1,0 लिख दें, फिर तीसरा बिंदु है 2,-4 उसको लिख लें, फिर जो ऊपर जो बिंदु हमने लिखा है उसी बिंदु को हम दोबारा से यहां फिर नीचे लिख लें। फिर से एक बार समझ लें, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और सार्डिक का निशान लगाएं और इसके बाद पहले बिंदु को लिखें, फिर दूसरे बिंदु को लिखें, फिर तीसरे बिंदु को लिखें और जो ऊपर बिंदु लिखा है उसी बिंदु को हम यहां पर चौथी वाली रो में लिखेंगे। ठीक, इतना काम करें। फिर इसके बाद क्या करें वो भी देखो समझो, 1/2 ज्यों का त्यों। इस प्रकार से देखो इसमें गुणा करना है, इसमें इसका, इसमें इसका और इसमें इसका, देखो तिरछा गुणा करना है। तो 2 में अगर 0 का गुणा करोगे तो यहां पर देखो हमें 0 मिलेगा। फिर यहां माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का 4 में गुणा करोगे तो 1 का 4 में गुणा हमें 4 मिलेगा। फिर इसके बाद 2 और 3 का गुणा करो तो यहां प्लस का 2 और 3 का गुणा 6 मिल जाएगा। ठीक, इस प्रकार ऐसे हम गुणा करने के बाद यहां पर देखो ब्रैकेट में इसको बंद करें, फिर माइनस का निशान लगा और फिर इधर से देखो गुणा चालू कर दें, इसमें इसमें और इसका गुणा। ठीक, याद रखना है बीच में माइनस रखना है, फिर ब्रैकेट लगाना है। यहां देखो 3 का गुणा -1 में करोगे तो यहां पर -3 मिलेगा। 0 का गुणा यहां देखो करोगे 2 में तो हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, ये माइनस का 4 है, इसमें 2 से गुणा करोगे तो हमें यहां पर -8 मिलेगा। ठीक, इतना काम करना है, बस समझो आंसर आपको वही मिलेगा जो उस प्रोसेस से आया है, इस विधि से जो आया है वही आंसर इस विधि से भी आएगा। 6 और 4 10, यहां देखिए माइनस का चिन्ह है, 8 और 3 11, माइनस का 11 लिखना है, माइनस पहले है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां इन दोनों को जोड़ दें, 1/2 गुणा 21 हो जाएगा। 21/2 मतलब 10.5 आगे वर्ग इकाई लिख दें। तो इस विधि को भी हम यहां अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आपको जो अच्छी लग रही हो विधि, इससे भी आप कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट है, इस पार्ट को आप खुद करेंगे। ठीक है, आगे अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको रब कर लें, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, दूसरा भाग देखें भाई। नहीं, भाग तो इसका आपको करना है, 2 इसमें प्रश्न है, दूसरा भाग आप खुद कर सकते हो। दूसरा प्रश्न देखें, दूसरा प्रश्न देखें, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात करिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हों। यहां पर प्रश्न कहता है तीनों बिंदु संरेख हैं तो के का मान बताओ। असली बात ये है, तीनों बिंदु संरेख हैं, के का मान बताओ। इसका मतलब तीनों बिंदु एक रेखा में तभी हो सकते हैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिया गया है तो हमें के का मान बताना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 2। बिंदु कौन कौन से 3 दिए गए हैं, यहां पर लिख लें। बिंदु पहला दिया गया है 7, -2, ये पहला बिंदु है 7, -2। दूसरा बिंदु 5, 1 है और इसके बाद तीसरा बिंदु है 3, K है। और यहां पर हमें दिया गया है कि तीनों बिंदु
संरेख हो तो के का मान बताइए कितना है। ठीक है, के का मान कितना हो ताकि ये तीनों बिंदु संरेख हो जाएं। तो मतलब तीनों बिंदु को संरेख होने के लिए के की वैल्यू कितनी है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। यहां लिखते हैं चूंकि तीनों बिंदु संरेख हैं, तीनों बिंदु संरेख हैं, तो हमसे क्या पूछा गया है, के का मान पूछा गया है। और तीनों बिंदु अगर संरेख हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपको 0 लिखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखना है, 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है, अभी हमने बताया 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 लिखो, प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 लिखें, प्लस x3 और बाई 1 माइनस बाई 2 लिखें और बराबर में 0 लिख दें। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमें 0 दिया गया है, प्रश्न में कहा है संरेख है, इसका मतलब 0 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। तो बच्चों 1/2 तो यहां से पहले ही भेज दें शून्य की तरफ, तो ये तो अपने शून्य में चला जाएगा। ठीक, उसी में ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगा ये। तो अब यहां से देखो x1 ये है x1 बाई 1 और ये है x2 बाई 2 और ये है आपका x3 बाई 3 है। तो चलो यहां 1/2 तो हमने पहले ही ट्रांसफर कर लिया। x1 को यहां 7 लिख दें, ब्रैकेट में बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 1 लिख दें, माइनस बाई 3 को हम k लिख दें। ठीक, प्लस x2 को हम 5 लिखेंगे, 5 लिख दें, बाई 3 माइनस बाई 3 को हम k लिखेंगे, माइनस बाई 1 को हम -2 लिखेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x3 को हम 3 लिख दें, बाई 1 माइनस बाई 1 को हम माइनस का 2 लिख दें, माइनस बाई 2 को हम 1 लिख दें और बराबर में यहां 0 लिख दें। 1/2 से 2 यहां पर 2 से ये गुणा हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो 7 माइनस 7 के लिखें, यहां 5 के अंदर गुणा 5 के प्लस 5 का 2 में गुणा 10 लिख दें और यहां पर -3 का 3 में गुणा माइनस का 9 लिख दें और बराबर में इधर ये 0। ठीक है, और देखो आगे 7 माइनस का है, 5 प्लस का है, तो माइनस का 2 के यहां पर मिलेगा और यहां देखिए 10 में से 9 घटेगा, प्लस का 1 और 1 में अगर हम यहां से 7 जोड़ दें तो प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर में 0। 8 इधर ले जाओ तो 2 के बराबर हमें यहां से 8 मिलेगा, तो यहां से k की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी, जो कि हमसे प्रश्न में पूछी गई है। यही k का मान हमसे प्रश्न में पूछा गया। ठीक है, तो k का मान 4 होना चाहिए। यदि k का मान 4 रख दिया जाए तो तीनों बिंदु आपके संरेख हो जाएंगे, पक्की बात है। ठीक है, k का मान अगर 4 रख दिया जाए तो ये तीनों बिंदु संरेख होंगे, यही प्रश्न में हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद लगा लें, बिल्कुल आप कर सकते हो, बड़े अच्छे से कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलो इसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, लिखा है शीर्षों, ये 3 शीर्ष दिए गए हैं। निश्चित रूप से अगर कोई 3 बिंदु दिए जाए, उनको मिलाया जाए तो त्रिभुज बनेगा। यहां लिखा है त्रिभुज के शीर्ष ये 3 हैं और लिखा है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। किस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें, वो जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और आगे लिखा है इस त्रिभुज का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी बताना है। देखो ध्यान दें, ये आपके पास कोई त्रिभुज है ABC, जिसका नाम हम दे दें, यहां पर देखो ABC नाम का एक त्रिभुज है और इसके शीर्षों के निर्देशांक भी हमें दिए गए हैं। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 0, -1, 0, -1। दूसरा शीर्ष हमें यहां पर दिया गया है, दूसरा शीर्ष हमें दिया गया है 2, 1 और ये तीसरा शीर्ष हमें यहां पर दिया गया है 0, 3। कितना है, 0, 3 दिया गया है। प्रश्न नंबर कौन सा है, ये तीसरा है। ठीक है, तो यहां पर हमसे ये कहता है प्रश्न कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो यहां AB भुजा के मध्य बिंदु P के पहले निकालें, निर्देशांक निकाल लें। यहां लिख दें मध्य बिंदु P के निर्देशांक, मध्य बिंदु P के निर्देशांक पहले निकाल लें।
मध्य बिंदु P के निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे? आपको पता है कि नहीं, दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है उस बिंदु के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं x1 प्लस x2 बटे 2। y निर्देशांक होता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहां पर आपको लिखना है 0 प्लस 2 बटे में 2 लिखना है, और y निर्देशांक लिखना है -1 प्लस 1 बटे में 2 लिखना है। तो देखो P बिंदु के निर्देशांक हमें 1,0 यहां पर मिलेंगे। 2 बटे 2 मतलब 1, -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा। तो यहां हमने P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए 1,0। ठीक है, यहां देखो आप Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, मध्य बिंदु Q के निर्देशांक यहां ज्ञात कर लें। मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु Q के निर्देशांक बिल्कुल वही काम करना है, 2 में 0 जोड़ना है बटे में 2, और इसी प्रकार 1 में 3 जोड़ना है बटे में 2। तो यहां 2 बटे 2 मतलब 1, और 4 बटे 2 मतलब 2। तो ये मध्य बिंदु Q के निर्देशांक हमें 1,2 मिल गई। इसके बाद ये AC के मध्य बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहां लिखें मध्य बिंदु R के निर्देशांक। मध्य बिंदु R के निर्देशांक देखो निकालोगे तो हमें किस प्रकार से लिखना है, भुज और भुज दोनों भुजों को जोड़ दें, 0 प्लस 0 हो जाएगा, बटे में 2 कर दें, और फिर कोटि और कोटि दोनों जोड़ दें, बटे में 2 कर दें। ठीक, ऐसे ही तो करते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहां देखो 0 हो जाएगा, और यहां पर 2 बचेगा, 2 बटे 2 मतलब 1। ठीक है, 0,1 ये तीसरा R बिंदु जो AC का मध्य बिंदु है वो R है, उसके निर्देशांक 0,1 हमें मिलेंगे। इतनी बात ठीक है। अब इन तीनों मध्य बिंदुओं को आपस में अगर मिला दिया जाए तो देखो एक त्रिभुज बन जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, बड़ी आसान सी बात है, एकदम सरल भाषा में। त्रिभुज के जब तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। देखो यहां लिख दें त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल यही तो निकालना है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल सूत्र वही लगाना है, 1/2 लिखना है। x1 और यहां y2 माइनस y3 प्लस x2 फिर y3 माइनस y1 और प्लस x3 और यहां पर y1 माइनस y2 लिख के इसमें मान लिख दें तो इस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। देखो 1/2 लिखोगे। x1 एक बिंदु ये पहला, इसको हम x1 y1 लिख दें, इसको हम x2 y2 लिख दें, और इसको हम x3 y3 लिख लें। ऐसा अगर हम प्रश्न में भी लिख दें, कॉपी पर लिख दें, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, तो x1 1 लिख दें, यहां देखो x1 1 लिख लें, ब्रैकेट में y2 ऋण y3, y2 को हमने 2 लिखना है, फिर माइनस y3 को हमने 1 लिखना है, यहां 1 लिख दें, प्लस x2 को देखो 1 लिखना है, प्लस y3 माइनस y1 1 माइनस 0 क्या लिखना है, 1 माइनस 0 लिखना है, प्लस x3 को देखो 0 लिखना है, y1 माइनस y1 को 0 लिखना है, माइनस y2 को हमें 2 लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हल करोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। यहां हमें मिल जाएगा 1/2, और ये देखिए देखो 2 में से 1 घटेगा 1, तो 1 में 1 का गुणा, इसको हम 1 लिखेंगे, 1 हम 1, इसको भी हम 1 लिखेंगे, और ये माइनस का देखो कितना हो जाएगा, माइनस का ये तो 0 में गुणा करोगे पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 1 2 से 2 का भाग 1 वर्ग इकाई इसको लिखना है, 1 वर्ग इकाई। ठीक है, त्रिभुज PQR का जो मध्य बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई हमें मिल रहा है। एक बात तो आपकी, एक आंसर तो आपका ये हो गया। इसके बाद दूसरे आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया है, आपसे ये भी कहा गया है कि इस त्रिभुज का और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात भी बताइए। तो अब हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और ज्ञात करना पड़ेगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें और ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर देखो कैसे ज्ञात करोगे। इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल वही फॉर्मूला, वही नियम, वही सब कुछ करना है, केवल वैल्यू x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू बदलनी है। तो यहां देखो पहले फॉर्मूला लिख लें, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1
प्लस x3 यहां y1 माइनस y2 लिखोगे, ठीक है, बराबर 1/2 और यहां देखो x1। अब देखो ध्यान दें, इसको अगर हम x1 y1 लिख दें, इसको हम x2 y2 लिख दें और इसको हम x3 y3 लिख दें, कोई समस्या नहीं, ठीक है। देखो ये जरूरी नहीं है कि इसी को x1 y1 लिखो, आप इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 लिख सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं। अब देखो ध्यान दें, x1 को हमने 0 लिखना है, ब्रैकेट में y2 को 1 लिखना है, माइनस y3 को हमें 3 देखो दिया गया है, y3 बराबर 3, ठीक है, प्लस x2 है ये देखो 2 लिख दें, y3 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस y1 की वैल्यू -1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसके बाद प्लस का निशान लगा के x3 लिखनी है, x3 की वैल्यू देखो 0 दी गई है, 0 लिख दें, y1 माइनस y1 को हमें -1 लिखना है, माइनस y2 को भी हमें 1 लिखना है, ठीक, इस प्रकार से। चलो यहां से देखो बराबर का निशान लगाओ, 1/2 लिख दें और देखो याद करो कि इसमें 0 से गुणा करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस यहां देखो ध्यान दें 3 और 1 4, 4 दूनी 8 लिखोगे, 0 से गुणा करोगे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें 1/2 गुणे 8 मतलब 4 वर्ग इकाई यहां पर मिलेगा, 4 वर्ग इकाई, ठीक। पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई मिल रहा है, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना मिल रहा है 4 वर्ग इकाई। तो अब हमसे प्रश्न एक बात और कहता है कि त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल है और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है उसका अनुपात बता दो कितना होगा। तो भाई बड़े आराम से बता सकते हैं, आपको यहां लिखना है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल और यहां लिखना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने 1 वर्ग इकाई निकाला है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने 4 वर्ग इकाई निकाला है, तो उनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा, तो आपको लिखना है 1:4 होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का हल, इसको भी नोट कर लें ध्यान से। इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हालांकि अगर आप चाहो तो कुछ ऐसे अब आगे के प्रश्न हैं जिनको आप बड़े आराम से कर सकते हो, पहले यहां पर हम उनको आपको समझा दें, शायद आप कर सकते हो। देखो आगे इसको पहले रब कर लें और क्वेश्चन नंबर 4 को पहले समझाते हैं आपको, देखो कर सकते हो या नहीं आप खुद निर्णय करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात करना है और चतुर्भुज के क्षेत्रफल में शीर्ष ये हमें क्रम से दिए गए हैं, चारों शीर्षों के निर्देशांक। देखो अगर हम एक रफ डायग्राम इस प्रकार से बना लें कि ये आपका एक कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज का यहां उल्लेख नहीं किया गया है कि ये आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, कोई किसी प्रकार का भी आपका ये चतुर्भुज है जिसके शीर्ष हैं -4, -2 क्रम से दिए गए हैं, -4 -2। इस शीर्ष को लिखना है, क्रम से लिखना है, -3 -5, -3 -5 लिखना है। इसके बाद तीसरा शीर्ष लिखना है 3 -2, तो यहां पर 3 -2 लिख दें और यहां पर चौथा शीर्ष जो है उसको भी आपको लिखना है 2,3 आपको यहां लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से चारों शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। अब हमसे पूछा गया है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। देखो बच्चों, चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए हमने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन यदि हम ऐसा कर लें कि अगर इस A को C से मिला दें, तो आप बिल्कुल आराम से कह सकते हो कि ये 2 त्रिभुजों में बट गया। देखो एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ऊपर और एक त्रिभुज नीचे। तो इस तरीके से इस त्रिभुज का अलग क्षेत्रफल निकालें, इसका अलग क्षेत्रफल निकालें और दोनों को जोड़ दें, बस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि आप बड़े आराम से कर सकते हो। इस त्रिभुज ABC का पहले क्षेत्रफल निकालोगे, तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, तो उसकी मदद से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और इसी प्रकार यहां पर भी देखो इन तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, इसका भी हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और फिर इसके बाद दोनों को जोड़ के हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां आप इस प्रश्न को खुद कर लें, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है,
तो इसके लिए हमें क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा और फिर इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल हमें प्लस करना पड़ेगा। बस इतना काम आपको करना है, शेष आप कर लें। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालें, इसका निकालें, दोनों को जोड़ दें। ठीक, चलो आगे देखें। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको हम रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो। हालांकि 5वां प्रश्न जो लिखा है उसको भी आप कर सकते हो, उसको भी कर सकते हो। यहां पर प्रश्न आपका यह कहता है कि कक्षा 9 में आपने एक बात पढ़ी कि किसी त्रिभुज की मध्यका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 भागों में विभाजित करती है। भाई ये बात आपको ज्ञात होनी चाहिए। क्लास 9 में आपने पढ़ा है इस बात को कि कोई अगर ये त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज मान लेते हैं ABC किसी प्रकार का है, ये त्रिभुज है, और यदि BC के मध्य बिंदु D से इस शीर्ष को मिला दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं आपको पता है, इसको मध्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यका। त्रिभुज की 3 मध्यकाएं होती हैं। अगर हम AC के मध्य बिंदु को B शीर्ष से मिला दें तो एक ये मध्यका हो जाएगी, AB के मध्य बिंदु से C शीर्ष को मिला दें तो एक मध्यका ये हो जाएगी। प्रत्येक मध्यका समान क्षेत्रफल वाले 2 भागों में इसको विभाजित कर देती है। 2 त्रिभुजों में विभाजित कर रही है, इसका भी क्षेत्रफल और इस दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा, यह भी पक्की बात है। ये प्रश्न में हमें कक्षा 9 में हमने सिद्ध किया है कि अगर कोई त्रिभुज हो और त्रिभुज की एक मध्यका खींच दी जाए तो मध्यका उसे समान क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये मध्यका क्या करती है? ये समान क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में इसको बांट देती है। तो हमें बस ये प्रूव करके दिखाना है कि क्या वास्तव में इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल समान होता है। इस प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है। बच्चों यहां पर इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, ए शीर्ष के निर्देशांक 4,-6 यहां दिए गए हैं, 4,-6 यहां दिए गए हैं। दूसरे शीर्ष के निर्देशांक 3,-2, 3,-2 यहां दिए गए हैं। तीसरे शीर्ष के निर्देशांक हमें सी शीर्ष के 5,2 यहां हमें ये भी दिए गए हैं। अब हमसे ये कहा गया है कि जो मध्यका AD है वो मध्यका AD इसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, ये सिद्ध करके दिखाओ। तो यहां ये बिंदु क्या है? आपको पता है कि ये बिंदु मध्य बिंदु है, BC का ये मध्य बिंदु है। तो आपको मध्य बिंदु BC के मध्य बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात करना है। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। BC के मध्य बिंदु D के निर्देशांक आप बताओ कितने होंगे। तो बहुत अच्छे से हम जानते हैं किसी भी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2/2, 3 + 5/2 और y निर्देशांक होता है -2 + 2/2, मतलब y1 + y2/2। तो यहां से देखो D बिंदु के निर्देशांक 5, 3, 8, 8 में 2 का भाग 4 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 4,0 इस D बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब हमें वही पुरानी प्रोसेस करनी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के देखो। इस त्रिभुज का ADB त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसी प्रकार इस त्रिभुज का भी हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ये बिल्कुल 100% ट्रुथ बात मिलेगी कि इसका क्षेत्रफल उतना ही आएगा जितना कि इसका क्षेत्रफल आएगा, मतलब दोनों के क्षेत्रफल बराबर आएंगे। तो आपको ये सिद्ध हो जाएगा कि वास्तव में ये मध्यका जो है वो बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना काम आप खुद कर सकते हो। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। यदि ये बराबर बराबर निकलते हैं तो आपको लिखना है अतः मध्यका, किसी भी त्रिभुज की मध्यका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। प्रूव्ड लिखना है। ठीक, सिंपल सी बात। चलो बस आज के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पूरे क्वेश्चनों को हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और संभवतः आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। और जो आगे वाली एक्सरसाइज है, या हम ऐसे कहें कि आगे वाला जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है।
आगे जहां तक आप पढ़ोगे वहां तक आपका ये पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का परिचय अगले वीडियो में हम आपको कराएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो।